नमस्कार। आप नमस्कार। देख रहे हैं पब्लिक इंडिया और मैं हूं पंकज के सिंह। आज बिहार की बात के एक नए एपिसोड में हम हाजिर हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और बहुत बारीकी से बिहार को जानने वाले हमारे साथ शाहिद सईद जी हैं। हम उनके साथ आज बिहार के मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। बिहार में जो आखिरी विधानसभा का सत्र था वो कल समाप्त हो गया। बहुत ही हंगामेदार रहा। यहाँ तक खबरें आई कि बहुत ही असंसदीय और अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। एक जनरल परसेप्शन है बिहार को लेकर के कि बिहार के जो नेता हैं वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या उनका जो बातचीत या इस तरीके की शब्द चुनने का या शब्द कोश में इस तरीके की बात करने का वो आदतन है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो आज हम विशेष तौर पे बिहार को लेकर के चर्चा करेंगे और उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार में और बिहार के नेता ही ऐसी असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं या फिर बिहार के बाहर भी जो तमाम प्रदेश हैं वहाँ भी इस तरीके के नेता हैं। साथ ही साथ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में आखिरकार जो नेता चुन के आते हैं वो बाहुबली क्यों होते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है। और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में आखिरी सत्र में जो कैग की एक रिपोर्ट आई और उसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ, तो क्या वो चारा घोटाले की तरह एक कोई घोटाला की तरफ इशारा तो नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है शाहिद जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे धन्यवाद। पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि बिहार के नेताओं के बारे में एक परसेप्शन है, क्या वो बिहार तक ही सीमित है या बिहार के बाहर भी ऐसे नेता हैं जो बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं या जो असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर के आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार के लोग जो हैं वो बहुत सभ्य हैं। आपको ऐसे बहुत सारे विधानसभा में, यहाँ तक के लोकसभा में भी ऐसे लोग मिल जाएँगे जिनकी भाषा बहुत ही अमर्यादित है। बिहार तो बदनाम है, जो भी जिस कारण से हो वो बदनाम है, लेकिन ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएँगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहना है कि बिहार में बहुत अमर्यादित भाषा है या बिहार में बहुत ज़्यादा बाहुबली लोग आते हैं। ऐसे बाहुबली लोग जो है आपको मध्य प्रदेश में भी बहुत हैं और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी बहुत हैं। अदरवाइज उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र की जो ये नीति चली थी, वो नीति भी न चली होती। और ऐसा है कि वो बुलडोज़र नीति भी जो है वो अभी कितनी कारगर है और किस एक तरफ को है, दूसरे तरफ को नहीं है, ये सारी बातें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। तो जहाँ तक ये कहना कि बाहुबली जो हैं वो सिर्फ बिहार की पौध हैं और बिहार में लोग जो हैं सिर्फ बाहुबली लोग हैं जो चुनाव जीतते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव अब पूरे देश में ऐसे ही लोग जीतते हैं। वो ज़माना अलग है जब वो नेहरू होते थे, गांधी होते थे और उस तरह की बात होती थी, किसी ने कुछ कहा और वो एक इमेज होती थी और लोग चुनाव जीतते थे। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह होते थे और बाकी सारे लोग जो बड़े-बड़े लोग होते थे वो होते थे, मोरारजी देसाई थे और इस तरह के जो लोग थे। धीरे-धीरे हर समाज में डिटेरियोरेशन हुआ है। इसका आप शिक्षा और संस्कार से कोई लेना-देना नहीं है और ये आपको हर स्टेट में मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरीके से विधायक चुन के आते हैं और ऐसे तमाम लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो टिकट देती हैं, तो क्या उन पॉलिटिकल पार्टियों के समक्ष ऐसे उम्मीदवार नहीं होते हैं जो पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते हो और कहीं ना कहीं एक इस तरीके के इमेज को लेकर के आए कि राजनीति में एक बदलाव हो और अच्छी राजनीति हो, बढ़िया राजनीति हो। चूंकि बिहार एक पिछड़ा स्टेट है और माना यही जाता है कि बिहार के जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा विजनरी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं एक लीडरशिप क्राइसिस तो नहीं है बिहार के अंदर? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बिहार में विज़नरी नहीं है और बंगाल में बहुत विज़नरी हैं या उत्तर प्रदेश में बहुत विज़नरी है।
ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत विजनरी लोग काम कर रहे हैं। जिनको मौका मिल जाता है वो काम करते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है वो हमारे जैसे पीछे रह जाते हैं। और रही बात कि कैंडिडेट किसको टिकट दिया जाए और किसको ना दिया जाए, ये देखा जाता है कि विनिंग चांसेस उनके कितने हैं, पब्लिक के बीच में उनका क्या परसेप्शन है, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रॉपर पैसे वैसे हैं या नहीं है। क्योंकि चुनाव जो है वो पैसे से लड़े जाते हैं। अलग अलग जगह पर बहुत सारी चीज़ों में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और चुनाव में तो खास तौर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब तो पहले पहले ये होता था कि कम से कम विनिंग कैंडिडेट जो होते थे वो बिना पैसे के टिकट विकेट मिल जाता था। अब तो टिकट को लेकर के भी परंपरा आई, और इस तरह की चीज़ जो है बहन मायावती के समय से पहले शुरू हुई कि भाई पार्टी फंड में कुछ जमा कीजिए तो आपको टिकट मिलेगा। तो पार्टी फंड में जमा करने लायक स्थिति जो है ना वो हमारी है ना आपकी है, क्योंकि वहां पर कोई हजारों में या लाखों में नहीं जाएगा, वो करोड़ों में जाएगा। तो पहली शुरुआत तो आपकी वहीं होगी। पहली परीक्षा जो है वो टिकट के लिए होगी। दूसरी परीक्षा जो होगी टिकट लेने के बाद, कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, लोगों में कितना चुनाव प्रचार प्रसार में लगा सकते हैं। ठीक है कि इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग जो होता है उसका एक लिमिटेड दायरा होता है कि आपको इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर जगह खर्च होता है। और आप देखेंगे छोटे छोटे चुनाव में भी छोटे छोटे मोहल्ले में पैसे बांटे जाते हैं, मुर्गा पार्टी होती है, दारू पार्टी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे में कोई सज्जन व्यक्ति जो है वो चुनाव कैसे लड़ेगा और लड़ करके कैसे जीतेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये जो है बेसिकली जीतने और हारने का जो खेल होता है, ये पैसे पर ही एक तरह से चीज़ें डिपेंड करती है। और सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। अगर गाजियाबाद के किसी अ, अ, छोटे मतलब आयोग का भी कोई अगर कोई हो, विधानसभा से भी नीचे कोई चुनाव हो, तो वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो, उन सब में भी पैसे की खेल होता है। रही बात बाहुबली की, बाहुबली हर स्टेट में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है। तो पार्टी बेसिकली जो सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, जो लगता है कि भाई वहाँ क्या होगा, या तो लालू गठबंधन की सरकार बनेगी, या तो बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार बनेगी। बाकी नीतीश कुमार के साथ तो ये है कि जहाँ आंकड़े ज़्यादा हों उधर हो लो। तो उन तो ऐसे भी 20 साल में 7 बार विधायक बन, 9 बार उन्होंने शपथ ली है, 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनका आप आंकड़ा सीखिए कि जो 20 साल में उनको 4 बार शपथ लेनी चाहिए थी, उन्होंने 9 बार शपथ लिया है। तो पलटू राम की हैसियत से वो इधर से उधर होते रहते हैं। तो जब एक मुख्यमंत्री की ये पोजीशन है, तो आम विधायक की क्या पोजीशन होगी, और टिकट को लेकर के कैसे रणनीति बनती होगी, और जो भी पार्टियां हैं उनके लिए टिकट बंटवारा करना कितना मुश्किल होता होगा, इन सब चीजों को समझा जा सकता है। ये सवाल मेरे जहन में इसलिए है क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री साहब खुद विधानसभा में बोल रहे थे तो कुछ इस तरीके से अभद्र टिप्पणी महिलाओं को लेकर के उन्होंने किया, जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा। और अभी इन दिनों जो सत्र कल ही समाप्त हुए हैं उसमें जिस तरीके से नोक झोंक और तीखी बहस हुई, उससे एक सवाल खड़ा हुआ, और साथ ही साथ एक जनरल परसेप्शन देश के अंदर ये बना और बनता रहा है प्रारंभ से ही कि बिहार के नेता कुछ ज्यादा उच्छृंखल होते हैं और गरिमा की कमी होती है, शिष्टाचार की कमी होती है। तो क्या ऐसा आप भी मानते हैं? दूसरी जो प्रमुख बात है वो ये कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या वहां भी नेताओं का क्राइसिस है? जो एक परिवार की पार्टी है उसको अगर हम छोड़ दें, चूंकि वहां पे जैसे चिराग पासवान है या लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी हैं, उनको अगर हम छोड़ देते हैं, तो क्या इधर भी नेताओं की कमी है, ऐसा आपको लगता है? या फिर पढ़े लिखे या अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते, या जो आते हैं उनको सफलता नहीं मिलती? साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत जोर शोर से बिहार में काम कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या
उनको बिहार के लोग एक पॉजिटिव उसमें देख रहे हैं, एक विजनरी नेता के तौर पे, या उनके कैंडिडेट को किस तरीके से लिया जाएगा, ये भी हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपने एक साथ कई सवाल पूछे हैं। शुरुआत हम करते हैं कि चुनाव कैसे हो। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी चुनाव जीता जाता है, कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है, तो उसका कैडर कैसे काम कर रहा है। बीजेपी के साथ एक हमेशा प्लस पॉइंट रहता है कि चुनाव जीतने के बाद वो बहुत लंबा जश्न नहीं मनाते हैं और वो अगले दिन से फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो हमेशा ऑन टोज रहते हैं, हमेशा वो ऑन टोज रहते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में वो लगे रहते हैं। उनकी छोटी बैठ के, बड़ी बैठ के, उनके बड़े नेता, छोटे नेता, मझौले नेता, वो हमेशा चुनाव प्रचार में और इस तरह में चीज़ों में लगे रहते हैं। दूसरी पार्टियों, क्योंकि उनके पास पार्टी फंड में भी पैसे बहुत हैं, ये तो भाई सबको पता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो इन सब मामले में थोड़ी कमज़ोर पड़ती हैं। आप चुनाव के समय ही चुनाव प्रचार करने के लिए निकलते हैं। कैडर वोट जो है आपका, जो है उसको कैसे मजबूत करेंगे। आपको पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी पूरे 5 साल की। अभी क्या होता है कि चुनाव के 6 महीने पहले सुगबुगाहट शुरू होती है और 3 महीने पहले उसमें चुनाव में लगते हैं। जबकि आप देखें पूरे देश में बीजेपी के केंद्रीय नेता, राज्य स्तर के नेता लगातार लगे रहते हैं। अब बात आई कि भाई चुनाव में जाने से पहले ये जो विधानसभा हुई और विधानसभा में जिस तरह की अभद्रता हुई या क्या है, तो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इसमें वो चीज रहती है कि कितने दिन तक किसको कहाँ क्या माइलेज मिल रहा है। मीडिया में माइलेज के पर्पज से भी बहुत लोग जो हैं वो उलूल जुलूल तरह की भाषा बोलते हैं। दिल्ली का ही वो, आप भी दिल्ली में आपने देखा होगा, जब एक बड़े नेता ने, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने रैली निकाल के कहा था गोली मारो सालों को। ये भाषा कौन सी भाषा थी? तो और इस तरह की भाषा जो है वो वरुण गांधी भी बोल चुके हैं। अब वरुण गांधी को न तो शिक्षा की कमी है, न संस्कार की कमी है, लेकिन एक चुनावी भाषण में उन्होंने इस तरह की बातें भी बोली थी, हाथ काट दो, फलाना कर दो, जो भी कर दो। वो वरुण गांधी ऐसा बोलने वाले कौन होते? अब वरुण गांधी ने बोला तो बात दब गई। बिहार का कोई नेता बोलता तो बदनाम हो जाता। अगर लालू यादव अगर ये बात बोलता तो जेल में होता। तो इस तरह की चीजें जो है वो चलती है। अगड़ी पिछड़ों की भी लड़ाई चल रही है, जिसमें जो जातिगत जनसंख्या की, जो जनगणना की जो बात हो रही है, वो भी बहुत जरूरी फैक्टर है। क्योंकि क्या है कि एक मीडिया में जो परसेप्शन बनता है ना, मीडिया में परसेप्शन बनाने वाले लोग जो हैं, मीडिया में आप देखेंगे किसी भी चैनल हेड का नाम लें तो आपको वो चैनल हेड कौन से कास्ट से और किस जाति से है वो मालूम हो जाएगा। डिसाइड वो करता है, जो संपादक होता है वो डिसाइड करता है। वो नीचे के लोग डिसाइड नहीं करते कि कौन सी खबर जानी है नहीं जानी है, कितनी जानी है नहीं जानी है। ऐसा नहीं है कि पिछले 20 साल में बिहार में अपराध रुक गया हो। अभी पिछले कुछ दिनों पहले रजत शर्मा का मैंने पढ़ा तो लगा कि हाँ, रजत शर्मा ने भी इस पर कमेंट किया कि 13 दिन में वहां 50 हत्याएं हुई। ठीक है, तो रजत शर्मा ने अगर इस तरह की चीज उठाई, बिहार के मीडिया नहीं उठा रहा है, बिहार में हो रहा है, बिहार की मीडिया नहीं उठा रही, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका एडवर्टाइजमेंट रुक जाएगा। हिंदुस्तान अखबार को 7 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, दैनिक जागरण को 6 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, इस तरह की चीजें जो हैं वो कई सारी रुक जाएंगी, लोगों की सैलरी रुक जाएगी। और जो ये परसेप्शन बनता है, बनने बनाने का जो गेम है ना, वो बहुत टाइम से चल रहा है। और लालू का जंगल राज सबको दिख रहा था, वो अभी भी दिख रहा है। नीतीश कुमार इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं कि जंगल राज चल रहा है। लालू यादव को गए हुए 20 साल हो गए, लेकिन जंगल राज आज भी लालू का चल रहा है। जब लालू का ही जंगल राज चल रहा है तो फिर आप क्यों बैठे हो? फिर लालू को बैठने दो, या आपसे नहीं संभल रहा है तो सम्राट चौधरी को दे दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस को दे दो और आरजेडी को दे दो। अगर आपसे नहीं संभल पा रहा है तो आप कहो कि भाई बीजेपी आप संभालो।
तो आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे या जो पिछले दिनों या रोज ही कमोबेश वहां पे इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बराबर की हिस्सेदार है, चूंकि वो सरकार में दो दो डिप्टी सीएम हैं? और तो आपको ऐसा लगता है कि भाजपा ऐसा चाहती है कि इस बिना पे नीतीश जी को हटाया जाए और भाजपा नहीं नहीं, का ऐसा सीएम ऐसा बन जाए? नहीं है। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार, अगर ऐसा होता तो एक साल पहले सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा करके उनके फेस पर चुनाव लड़ा जाता। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया कि हम बीजेपी के किसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की बात जो है वो नीतीश कुमार के फेस पर ही है। अब उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे उनके सांसद की वजह से यहाँ सरकार टिकी हुई है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि उनका जो नीतीश कुमार का जो स्वभाव है, नाराज हो जाएंगे तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से शायद बीजेपी भी बंधी हुई होगी। लेकिन जहां तक मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, मुझे लगता है कि बीजेपी को भी इसमें सख्त होना चाहिए और उनको नीतीश के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा बेहतर किया जाए, जो लोगों की जो जान माल है उसकी रक्षा की जाए और चीज़ें जो है वो प्रॉपर हों। अब आपने एक बात उठाई कि 71,000 करोड़ का स्कैम आया, सीएजी की रिपोर्ट है। अब ये पिछले 20 साल में 71,000 करोड़ का ये मामला हुआ, लेकिन चंद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसको उठाया, इसके अलावा किसी ने नहीं उठाया। नीतीश कुमार से वहां के मीडिया वाले बहुत डरते हैं। वो आज से नहीं डरते हैं, बहुत टाइम से डरते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे संपादकों को देखा है जिन्होंने उनके खिलाफ खबर चलाई। एक संपादक नहीं रहे अब, उनके कुछ समय पहले डेथ हो गई। शैलेंद्र दीक्षित थे, दैनिक जागरण के संपादक हुआ करते थे। वो हमारे भी संपादक रहे हैं किसी समय में। तो उन्होंने जेन्युइन खबर दिखाई, जेन्युइन खबर छापी, सारे ऑथेंटिक प्रमाणों के साथ छापी, सारे पेपर्स के साथ छापी। एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया। तो दिक्कत ये है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को भी कई बार समझौते करने पड़ते हैं। दूसरी ये चीज है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर के भी बहुत सारे लोग वहां बायस्ड हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो नीतीश कुमार की गलतियों पर आंख बंद कर लेते हैं और जो लालू यादव की तरफ से कुछ न भी हो या हो तो वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके चीजें जो है वो कर देते हैं। जैसे आपको कुछ समय पहले याद होगा कि आज तक पर चला करता था एक उनके क्राइम के हेड हुआ करते थे। हर दूसरे दिन खबर चलाते थे कि दाऊद इब्राहिम शिकंजे में, अब दाऊद इब्राहिम नहीं बचेगा, अब दाऊद इब्राहिम ये हो गया। तो ये देखते देखते हम लोग भी बड़े हो गए। अब ये पता नहीं कि दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है या मर गया, लेकिन स्टूडियो में डेली मरता था। तो वहां भी वही चीजें हैं। तो तो जंगल आप राज करके लोगों को इस तरह हाँ, से वहां भयभीत किया गया, जबकि वोटर का जनरेशन 2 जनरेशन चेंज हो चुका है। जो अभी के जो नए जनरेशन है उसने तो जंगल राज देखा ही नहीं है। उसको सिर्फ ये परसेप्शन है अभी कि एक समय था जब लोग निकल नहीं सकता था, एक समय था जब घर से उठा लिया जाता था, एक समय था जो बिहार की धरती जो थी वो खून से सनी हुई होती थी। तो ये परसेप्शन नहीं है और परसेप्शन तो कुछ नहीं, भी तो बन सकता है। आजकल भी तो बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, तमाम चीजें तो लोग देख ही रहे हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है। आज से 20 साल पहले तो ये सब हुआ नहीं करता था, बहुत सारी चीजें दब जाती थी। आप जैसा आपने कहा, बहुत कुछ आपने खुलासा कर दिया। अब समय की थोड़ी कमी है, तो हम एक चीज ये जानना चाहते हैं, जो पिछले 20 वर्षों में जो नए नए वोटर आए हैं, तो क्या वो जो नए मिजाज के जो बच्चे हैं, नए जो यूथ हैं, क्या उनको नहीं लगता होगा कि एक ऐसा चेहरा आए जो बड़ा बृहद सोच के साथ आए, जिनका विजन बड़ा हो? और बिहार में ऐसा कोई दिखता नहीं है। थोड़ी बहुत चर्चा प्रशांत किशोर की हो रही है, उसको लेकर के आपकी एक हम छोटी सी टिप्पणी चाहते हैं।
देखिए, प्रशांत किशोर वाकई अभी अभी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारी चीजें वो कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था। लोगों ने केजरीवाल को बनते और बिगड़ते दोनों ही देखा है। कभी वो केजरीवाल जब वो बिल्कुल सूखे से थे, बिल्कुल मामूली पैंट शर्ट पहनते थे और वो शर्ट ऊपर होती थी, वहां से लेकर के ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, और फिर वो जो चौड़े होकर के केजरीवाल साहब, बड़ी रेंज रोवर गाड़ी में घूमने वाले केजरीवाल साहब, और उससे पहले नीली मारुति में घूमने वाले केजरीवाल साहब, और फिर वो शीश महल में जाने वाले केजरीवाल साहब। तो उन उन जनता के सामने में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो परसेप्शन जो लोगों का बनता है वो देख देख करके बनता है। ठीक है कि प्रशांत किशोर आज हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कल किसके साथ थे? नीतीश कुमार के साथ थे, उससे पहले वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, कुछ समय वो कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, कुछ समय वो अखिलेश यादव के साथ भी रहे हैं। तो जहां जहां पैसा मिलता रहा है वहां वहां वो जाते रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर किसी के मोहरा नहीं है? प्रशांत किशोर सेकुलर वोट को काटने के लिए नहीं आए हैं, प्रशांत किशोर वोट कटुआ नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि मैं तो समझता हूं कि बेसिकली वहां 4 ही पार्टी है, और यही 4 पार्टी में कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा, ये 4 पार्टी ही आपस में कॉम्बिनेशन बनाएंगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया आपने समझाया। आखिरी टिप्पणी मैं चाहता हूं, चूंकि समय अब समाप्त होने वाला है, ये आप बताते चलें कि क्या ये 70-71 हजार करोड़ रुपया जो कैग की रिपोर्ट में है, क्या एक बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, क्या उसमें एक मुद्दा ये बन सकता है या नहीं? देखिए, मुद्दा बनाने से बनता है, प्रॉब्लम ये है कि वहाँ मामला जो है वो आता है अगड़ी पिछड़ी, इसका उसका, ये यहाँ के हैं वो वहाँ के हैं। एक दूसरा कि मीडिया उस मुद्दे को कहाँ तक खींच के ले जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं है। दूसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लोग शिकार हैं। तीसरा, अंबानी जी का डेटा मिल रहा है, लोग रील देख रहे हैं, रील देखने में व्यस्त है। एक तबका है जो पढ़ने में व्यस्त है, दूसरा तबका रील देखने में व्यस्त है। तो जो पढ़ रहा है, जो पढ़ने में लगा हुआ है, वो बेचारा तो कट ऑफ है इन सारी चीज़ों से। वो देख रहा है कि हम सिविल सर्विस कैसे निकाले, हम मेडिकल कैसे निकाले, इंजीनियरिंग कैसे निकाले, हम दूसरी सर्विसेज कैसे निकाले। उसके सामने रोजी रोटी का सवाल है। और बिहार में तो खास तौर से ये है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी, ऐसा भी परसेप्शन वहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद अगर इस मुद्दे को बनाए रखना है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार विनोद राय के 1,70,000 करोड़ के सीएजी की रिपोर्ट की वजह से गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया 1,76,000 करोड़ का कि ये मेरा वो ऐसे परसेप्शन था, ये था वो था, ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने अपने ऊपर जब मानहानि का मामला हुआ तो कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन सरकार तो चली गई कांग्रेस की, और पिछले 11 साल से नहीं है। तो सब कुछ परसेप्शन का खेल है। तेजस्वी इसको कहाँ तक ले जाते हैं, तेजस्वी के जो गठबंधन के लोग हैं इसको कहाँ तक लेके जाते हैं, उन सब चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कास्ट वाइज क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है यूपी और बिहार में खास तौर से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी और बिहार में, कर्नाटक में भी इस तरह की चीज़ें होती है। वो लिंगायत हैं तो वो फलाना है तो ये चिल्लाना है, इस तरह से चीज़ें बनती हैं। कुल मिला जुला तो करके ये मजेदार होगा, चुनाव मजेदार होगा। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, वो समस्या इलेक्शन कमीशन है, जिसने अभी 66 लाख वोट की कटौती कर दी। इन सभी कॉम्बिनेशन पे हमारी पैनी नजर है और हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए पब्लिक इंडिया और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।